स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरकनेक्टिंग फिजिक्स। आज मैं आपको इस वीडियो में कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर और कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर को पढ़ाऊंगी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कैपेसिटेंस जो की थी वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए की थी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं। आप मुझे रेगुलर अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो देखिए, स्फेरिकल कैपेसिटर होता क्या है? इट कंसिस्ट्स ऑफ टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स। ये देखिए, नंबर 1 एंड नंबर 2। कंसेंट्रिक मींस सेंटर उनका सेम होगा। इट कंसिस्ट्स ऑफ टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल। अब ये जो इनर शेल है ना, ये स्फीयर भी हो सकता है, ये सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है और ये हॉलो स्फीयर भी हो सकता है। लेकिन ये जो बाहर वाला है ये तो शेल ही चाहिए, क्योंकि तभी इसके अंदर फिट होगा ना। ठीक है। और ये दोनों जो हैं, इन दोनों में जो सेपरेशन है वहां पे क्या हो, कोई इंसुलेटिंग मीडियम हो। अभी जो हम ले रहे हैं फ्री स्पेस, दैट इज वैक्यूम और एयर। ठीक है। और जो इनर सरफेस है, जो इनर शेल है, लेट अस से उसका रेडियस है स्मॉल a, और जो आउटर शेल है उसका रेडियस है स्मॉल b। ओके। अब देखिए, सपोज करिए हमने जो इनर शेल है उसको कितना चार्ज दिया है, +q। तो इनर शेल में जो चार्ज डेवलप होगा वो होगा इनर साइड। क्यों? बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इस अट्रैक्शन की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो इनर साइड पे आ जाएगा, अंदर वाली साइड पे आ जाएगा, किसके? आउटर शेल। ओके। अंदर जो इनर शेल है जिसका रेडियस स्मॉल a है, उस पर है चार्ज पॉजिटिव q। और हमें पता है कि कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर हो, हॉलो हो, सॉलिड हो, उसमें जो चार्ज है वो सरफेस के ऊपर ही होता है। यहाँ पे भी आप सोच रहे होंगे कि इसके ऊपर भी तो नेगेटिव चार्ज बाहर होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या है, ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ये जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या हो गया है, अंदर की साइड आ गया है, और जो बाहर था वहां पे हमने इसको ग्राउंड कर दिया। ठीक है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके साथ वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो मीन्स जो अंदर है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पढ़ाया था, ये कुछ वैसा ही है कि जो चार्ज है नेगेटिव वो अंदर की साइड जो है वो डेवलप होगा। तो आप देखिए, ये जो एरिया है, ये वाला जो दोनों के बीच का जो एरिया है, ये वाला, यहाँ पे हमने निकालनी है कैपेसिटेंस। ये देखो, ये जो बीच वाला एरिया है इन दोनों के बीच में, यहाँ हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कैपेसिटेंस। ठीक है। तो उसके लिए देखिए, अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए C = Q/V। तो इट मींस अगर हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है तो हमें सबसे पहले इन दो शेल्स के बीच में क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का पता होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इंटीग्रेशन ऑफ E.dr। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या पता करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी टू शेल्स। ठीक है। तो चलिए आइए कंसिडरेशन कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं कि स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, कंसिस्ट्स ऑफ टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स A एंड B। मान लीजिए A है, ये B है, और रेडियाई इसका A है, इसका B है, विद +q चार्ज एंड -q चार्ज रिस्पेक्टिव। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करना है। तो हम कैसे पता करेंगे, ड्रॉ अ गॉसियन स्फीयर। ड्रॉ अ गॉसियन स्फीयर, क्योंकि हमें यही निकालना है, तो हम यहीं पे जो है इसके बीच में कहीं गॉसियन स्फीयर ड्रॉ कर लेंगे ऑफ रेडियस r, सच दैट r इज ग्रेटर देन a। क्योंकि r क्या है, इन दोनों के बीच में है, तो r क्या है, a से बड़ा है और b से छोटा है। ये तो आपको लिखना पड़ेगा। Now to find the capacitance we have to calculate first potential difference, और उसके लिए हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करने पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू स्फेरिकल शेल्स। तो चलिए अप्लाई गॉस थ्योरम। ये जो हमने गॉसियन स्फीयर लगाया है इस पे हम क्या लगाते हैं, गॉस थ्योरम लगाते हैं। और गॉस थ्योरम क्या होती है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E.ds = Q/ε0। और Q क्या होता है, charge enclosed by Gaussian surface, charge enclosed by Gaussian surface। ठीक है। तो अब देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे हम एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेते हैं ds, और हमें पता है एरिया वेक्टर इज ऑलवेज टुवर्ड द नॉर्मल टू द सरफेस एंड डायरेक्टली आउटवर्ड।
कैसा होता है? एरिया वेक्टर क्या होता है? नॉर्मल टू दी सरफेस होता है और आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड बाहर की तरफ, ठीक है, और नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी यहाँ पे, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑन नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। तो देखिए कैसी होंगी? स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, ऐसी होगी ना। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन नेगेटिव चार्ज मीन्स रेडियली आउटवर्ड। कैसी होंगी? रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। तो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड and perpendicular to the surface, area vector be outward perpendicular to the surface, तो means area E vector और ds vector में एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। तो चलिए गॉस थ्योरम लगाते हैं कि E vector and ds vector are at 0 डिग्री, तो cos 0 होता है 1, ठीक है। सो E ds cos 0 डिग्री इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। और हमें पता है कि E को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि गॉसियन सरफेस क्या होता है? द सरफेस at every point of which the electric field value is same, यहाँ पे भी सेम होगी, यहाँ पे भी सेम होगी, यहाँ पे भी सेम होगी, डायरेक्टली आउटवर्ड है, ठीक है। तो इसलिए हम E को जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे। और ds इंटीग्रेशन मींस सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन स्फीयर। तो गॉसियन स्फीयर ये है, इसका ही लगा रहे हैं ना। देखिए गॉसियन सरफेस पे जब हम लगा रहे हैं इंटीग्रेशन, तो ऑटोमेटिकली एरिया भी किसका होगा? गॉसियन स्फीयर का। गॉसियन स्फीयर का रेडियस है स्मॉल r, तो मींस सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन स्फीयर क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर। तो ये जहां हम पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा E इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर एंड इट इज डायरेक्टली आउटवर्ड, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अब हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ B टू A, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ B टू A। तो चलिए E डॉट dr, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारे पास ये जो डायग्राम था, इसमें क्या था कि जो रेडियस है वो कैसे है? रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, रेडियस ऐसे बढ़ रही है ना, ठीक है। और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कैसे है? इसी साइड है। तो इट मींस r वेक्टर और डी आर वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या एंगल हुआ? अगेन 0 डिग्री। देखिए हम छोटा सा अगर यहाँ पे ले लेते हैं एक एरिया एलिमेंट, तो ऑटोमेटिकली जो r है वो क्या होगी? इसी साइड होगी ना, ठीक है। तो डी आर वेक्टर और ई वेक्टर में क्या एंगल होगा? 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री cos 0 इज 1 और E की हम वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। Q को बाहर निकाल लिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लिया, अब 1 ओवर r स्क्वायर का इंटीग्रेशन। देखिए ध्यान से देखिए, हमारे पास जो फॉर्मूला है यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं दैट इज x रेज टू पावर n dx, ठीक है। और इसका क्या वैल्यू होता है? x n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो अब देखिए अब क्या है हमारे पास? r रेज टू पावर माइनस 2, क्योंकि पता है ना आपको पावर को हम डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो अगर प्लस है पावर तो क्या हो जाएगी? माइनस। तो इंटू डी आर विच इज इक्वल टू r, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखिए माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1। तो देखिए r रेज टू पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर r। क्या आ गया? माइनस 1 ओवर r। इस माइनस को बाहर ले जाते हैं तो बन जाएगा प्लस Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अपर इंटीग्रेशन 1 ओवर a माइनस लोअर, ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 ओवर a माइनस 1 ओवर b विच इज Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b माइनस a ओवर ab, ठीक है। हमने एलसीएम ले लिया ab, b को यहाँ पे रख दिया, a को यहाँ पे, ठीक है। तो b माइनस a। अब देखिए v की वैल्यू आ चुकी है, कैपेसिटेंस निकालते हैं विच इज Q ओवर v, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए v की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करिए, तो ये जो टर्म है ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है, Q से Q कैंसिल हो जाएगा एंड द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BA डिवाइडेड बाय B माइनस A। तो देखिए स्फेरिकल कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करती है? रेडियाई ऑफ इनर स्फीयर एंड रेडियाई ऑफ आउटर स्फीयर। देखिए रेडियाई ऑफ इनर स्फीयर एंड रेडियाई ऑफ आउटर स्फीयर। तो ये थी कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर निकालने का तरीका, ठीक है। तो देखिए बच्चों, पहले तो हमारे पास ये जो दो शेल्स थे ना स्फेरिकल कैपेसिटर में, इसमें अंदर वाले पे था पॉजिटिव चार्ज और बाहर वाले पे था नेगेटिव। मान लीजिए हमारे पास
ऐसी डायग्राम है जिसमें अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज, और बाहर वाले में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तब क्या करेंगे, देखिए रिजल्ट सेम रहेगा, कैपेसिटेंस की वही वैल्यू रहेगी जो हमने अभी निकाली है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, गॉसियन स्फीयर भी हम ऐसे जूम करेंगे, बट देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मींस रेडियली इनवर्ड होगी, इस बार क्या होगी, रेडियली इनवर्ड, क्योंकि यहाँ क्या थी, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रेडियली इनवर्ड, और नंबर 2 क्या होगा, देखिए जब हम एज्यूम करेंगे ना यहाँ पे सरफेस एलिमेंट छोटा सा, तो ऑटोमेटिकली सरफेस एरिया जो होगा, एरिया वेक्टर जो होगा वो तो बाहर की साइड होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, अंदर की साइड, ठीक है। तो एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्री, और cos 180 क्या होता है, -1, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे कहीं आपको -1 मिलेगा। और जब हम पोटेंशियल का निकालेंगे, पोटेंशियल के लिए तो हम लिखेंगे E डॉट डी आर, ठीक है, लिखेंगे ना हम ये। तो अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे डी आर ऑटोमेटिकली बाहर की साइड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ट, अगेन एंगल कितना होगा, cos 180 डिग्री कितना हो जाएगा, -1। तो देखिए यही थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज जो हमारे पास जो रिजल्ट है वो यही आएगा, 4πε0 बी ए ओवर बी माइनस ए। आप ट्राई करिएगा, और अगर आपको नहीं पता चलता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगी। तो अब देखिए स्पेशल केसेस, देखिए नंबर 1, अब देखिए हमने ये देखना है कि ये जो हमने स्फेरिकल कैपेसिटर एज्यूम किया था यहाँ पे, क्या हम इसको एक आइसोलेटेड स्फीयर बना सकते हैं, क्या कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल सरफेस बना सकते हैं, देखिए कैसे, आइसोलेटेड मीन सिर्फ हमारे पास एक ही है, एक ही है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था ना, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एक हमारे पास कोई आइसोलेटेड स्फीयर है जिसका रेडियस r है और चार्ज q है उसके ऊपर, तो उसका जो कैपेसिटेंस निकला था 4πε0r था। तो क्या हम यहाँ से इसको स्फेरिकल कैपेसिटर में, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइसोलेटेड मीन अकेला, अकेला मीन्स कि जो अंदर वाला स्फीयर है उसका तो रेडियस है कुछ, और बाहर वाला जो है वो कहाँ चला गया है, इन्फिनिटी पे, बाहर जो है, बाहर वाले की रेडियस a से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ठीक है, that is b is very far away from the inner sphere radius of b, ठीक है। तो क्या होगा, b माइनस a क्या बन जाएगा, देखिए b माइनस a, सपोज करिए b क्या हो गया हमारे पास 100 मीटर, और a क्या था हमारे पास 1 सेंटीमीटर, तो देखिए कितना फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं, ये अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर ही रहेगा, ठीक है। तो मीन्स b माइनस a अप्रोक्सीमेटली क्या बन जाएगा, b, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन जो थी, जो फाइनल रिजल्ट था 4πε0 बी ए ओवर बी माइनस ए, तो यहाँ पे b माइनस ए को जीरो मत कर दीजिएगा कि b माइनस बी जीरो, नहीं, b माइनस ए क्या बन जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, एंड द रिजल्ट विल बी 4πε0 a, और a क्या है, इनर रेडियस, मींस रिजल्ट हमारा मैच हो गया आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर के साथ, ठीक है। तो इट मींस स्फेरिकल कैपेसिटर जो है उसको हम आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कब, जब बाहर वाला जो शेल है वो हम या तो इन्फिनिटी पे कंसीडर करें, या उसका रेडियस एज कंपेयर टू दिस बहुत ही ज्यादा हो, तो हम मोस्टली उसको इन्फिनिटी ही कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इट मींस फॉर बी वेरी वेरी ग्रेटर देन a, दिस स्फेरिकल कैपेसिटर विल बिहेव एज एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। और देखिए आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे, मीन साइज, साइज ज्यादा है कैपेसिटेंस ज्यादा है, साइज कम है कैपेसिटेंस जो है वो कम है। एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ये वॉल्यूम पे भी डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ डिपेंड करता है रेडियस पे। देखिए कैसे, एरिया क्या होता है, आर स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा ना, तो स्क्वायर तो यहाँ आया नहीं कहीं, एरिया से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये एरिया हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। तो अगर एग्जाम में आपको बाई चांस बोले कि भैया आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का एरिया डबल हो गया है, तो क्या हुआ होगा, कैपेसिटेंस को कुछ नहीं हुआ होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करती है, आपने सिर्फ रेडियस को हिट करना है, सिर्फ रेडियस को, साइज को, एरिया को नहीं। या फिर बोला जाए कि वॉल्यूम उसका बढ़ गया है, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपने सिर्फ अगेन रेडियस को हिट करना है, आपको वॉल्यूम से लेना देना नहीं है, क्योंकि इट ओनली डिपेंड्स अपॉन रेडियस, क्योंकि यहाँ से रिलेशन में तो सिर्फ हमें रेडियस का ही पता चल रहा है, ठीक है। चलिए नंबर 2, अब देखते हैं क्या हम स्फेरिकल कैपेसिटर को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं कि बोथ शेल्स आर ऑफ लार्ज रेडियस, बोथ शेल्स ऑफ लार्ज रेडियस मतलब बहुत ज्यादा रेडियस हो और उनमें जो डिफरेंस हो वो बहुत कम हो। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ए है 100 सेंटीमीटर
और बी भी हमारे पास कितना है 99.9 सेंटीमीटर। देखिए कितना कम डिफरेंस है दोनों में, आप समझ गए बात को, ठीक है, कि दोनों का बहुत ज्यादा रेडियस हो और उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत कम हो। लेट अस से उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं डी, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास जो रिजल्ट था फाइनल वो क्या था, c इक्वल टू 4π0 b a over b minus a। तो अब देखिए सिंस a इज इक्वल टू b, a इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू b है ना, तो क्या होगा b माइनस a को हमने फिर क्या मान दिया, देखिए जीरो मत कर लीजिएगा, अप्रोक्सीमेटली है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं कह दिया है कि b जो है वो a के इक्वल है। क्या b माइनस a को जीरो कर दे और कैपेसिटेंस निकाल दे इनफिनिटी, ये तो गलत हो जाएगा। मींस b माइनस a को हमने यहाँ क्या मान दिया है d, ठीक है, तो d मान लिया। और b इक्वल टू यहाँ पे देखिए अगर b इक्वल टू a है तो अप्रोक्सीमेटली इसको लिख लेते हैं a इंटू ए, तो a स्क्वायर ओवर d। अब 4 पाई और a स्क्वायर को जब हम आपस में मिलाएंगे तो बन जाएगा 4 पाई a स्क्वायर। तो 4 पाई a स्क्वायर क्या होता है, स्फीयर का एरिया होता है। तो a एप्सिलॉन नॉट a ओवर d, तो मींस इट बिहेव्स एज पैरेलल कैपेसिटर जब दोनों स्फेरिकल शेल्स का रेडियस ज्यादा हो, ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। अब देखिए अगर सपोज करिए हम इन दोनों के बीच में यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐड कर देते हैं, सपोज करिए उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k, तो ऑटोमेटिकली कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी के सी नॉट, ठीक है। जैसे देखिए ये यहाँ जो निकाली थी ना, अगर हम इसको सी नॉट मान लेते हैं, सी नॉट का मतलब फ्री स्पेस। अगर मान लीजिए हमने दो स्फीयर के अंदर यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक ऐड कर दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k, तो ऑटोमेटिकली कैपेसिटेंस k टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ये जो हमने फ्री स्पेस के लिए निकाली थी। ये हमने लास्ट वीडियो में भी किया था कि ये जो रिजल्ट है के सी इक्वल टू के सी नॉट, ये हर तरह के कैपेसिटर के लिए उचित है, हर तरह के कैपेसिटर के लिए ये रिलेशन लागू होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है, देखिए सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कोएक्सियल सिलिंड्रिकल शेल्स ईच ऑफ लेंथ l एंड ईच ऑफ लेंथ, दोनों का लेंथ कितना हो l हो, और इनर रेडियस मान लेते हैं हम a इनर वाले की, और आउटर रेडियस है हमारे पास b। ये उसी तरीका से जैसे शटल बॉक्स होता है ना, बैडमिंटन खेलते हैं हम, जैसे शटल बॉक्स होता है हमारे पास, ठीक है। तो शटल बॉक्स के अंदर आप एक और शटल बॉक्स लें उससे थोड़ा छोटा, ठीक है, और वो ऐड कर दें, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे क्या होगा, इंसुलेटिंग मीडियम, ठीक है। दिस टाइम हम ले रहे हैं यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ पे हम ले रहे हैं फ्री स्पेस, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू कोएक्सियल सिलिंड्रिकल शेल्स ईच ऑफ लेंथ l, दोनों का लेंथ l है, और इनर रेडियाई जो है वो a है और आउटर रेडियाई जो है b है। इनर जो हमारे पास सिलेंडर है उसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और इनर के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, और जो इनर है उसका नेगेटिव चार्ज जो है वो अंदर आ गया है, क्यों आ गया है अंदर, ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। और जो आउटर पे जो पॉजिटिव रह गया था उसको हमने अर्थ कर दिया, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप बात, जो हमने प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किया था ये वैसा ही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है, Q ओवर V। अगेन पहले V फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, और V को निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जो स्पेस है देखिए ये वाला है ना, ये ब्लू कलर का सिलेंडर बनाया है और ऑरेंज कलर का, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे पता करना है, यहाँ कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो चलिए आइए पता करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करने के लिए हम एक गॉसियन स्फीयर को ज़ूम करते हैं। ये जो ग्रीन कलर डॉटेड लाइन के साथ बनाया है ना, दिस इज गॉसियन स्फीयर। मान लेते हैं गॉसियन स्फीयर इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, क्योंकि आपको पता है गॉसियन स्फीयर का की पॉइंट क्या है, व्हाट इज द की पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस, इट शुड बी सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर जगह क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है ना। तो देखिए हमने एक गॉसियन स्फीयर अज्यूम कर लिया और हमने क्या लगाया, गॉस थ्योरम। क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया, तो उसका एरिया वेक्टर अगेन आउटवर्ड होगा और नॉर्मल होगा, मींस परपेंडिकुलर होगा और बाहर की तरफ होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कैसी होगी, देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। देखिए इसका हम फ्रंट वाला ऊपर वाला पोर्शन ले लेते हैं, है ना, ठीक है। सपोज ऐसे है ना, देखिए ये इनर है ये आउटर है, मतलब ऊपर वाला पोर्शन ले लिया हमने, ठीक है। थोड़ा डायग्राम ठीक नहीं बना। तो देखिए यहाँ है पॉजिटिव चार्ज, हर पॉजिटिव चार्ज के लिए हर नेगेटिव चार्ज होगा, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव,
ठीक है, ऐसे होगा ना, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, चलिए फिर से बना लेते हैं डायग्राम को। चलिए ये देखिए, जैसे ये है हमारे पास इनर और ये है हमारे पास आउटर। ठीक है, ये हमने फ्रंट व्यू देखा, ऊपर वाला व्यू। ठीक है, ऐसे ऊपर से देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। हर पॉजिटिव चार्ज के लिए जो आउटर सिलेंडर है उसके इनर साइड क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा ना, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, ऐसे होगी ना, देखिए। ठीक है, तो इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली आउटवर्ड। ठीक है, तो मींस ई वेक्टर और ds वेक्टर में क्या एंगल बन गया फिर, 0 डिग्री। ठीक है, तो चलिए गॉस थ्योरम लगाते हैं। ई डी एस कॉस थीटा कॉस 0 इज 1 और ई डी एस इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए गॉसियन सरफेस क्या होता है, ऐसा सरफेस जिसके कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, सेम हो, तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे। और ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ द कर्व्ड पार्ट ऑफ द, क्यों कर्व्ड पार्ट, क्योंकि ये देखिए ये जो अपर और हमारे पास लोअर पार्ट है ना, अपर और सिर्फ हमने कर्व्ड पार्ट पे लगाया है, कर्व्ड पार्ट से हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होगी। यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी देखिए कैसे, यहाँ पे भी फ्लक्स 0 होगा, यहाँ पे भी फ्लक्स 0 होगा, देखिए कैसे। यहाँ पे जो हमारे पास एरिया वेक्टर होगा वो होगा ऐसे, क्योंकि क्या होता है, नॉर्मल टू दी सरफेस एंड डायरेक्टली आउटवर्ड। अब इनवर्ड तो हो नहीं सकता, यहाँ पे भी आउटवर्ड ऐसे, ठीक है, बाहर की साइड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो एंगल क्या होगा 90 डिग्री। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो एंगल क्या होगा 90 डिग्री, मान लेते हैं ना। तो एंगल 90 डिग्री, तो cos 90 0, तो मतलब यहाँ और यहाँ से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हमें सिर्फ कर्व्ड पार्ट से ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। और यहाँ पे जो कर्व्ड पार्ट का जो एरिया होगा दैट इज 2 पाई आर एल, सरफेस एरिया ऑफ द कर्व्ड पार्ट ऑफ द सिलेंडर इज 2 पाई आर एल। ये हमने गॉसियन थ्योरम की जब एप्लीकेशंस की थी, जब हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, तो हमने उसमें भी यही अपनाया था कि अपर और लोअर से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है, और सिर्फ यहीं से ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है कर्व्ड पार्ट से। तो देखिए E इक्वल टू क्यू ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है। और हमें पता है ना लैम्डा क्या होता है, देखिए लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो अगर हम Q ओवर L को अगर हम लैम्डा लिखते हैं तो हमारे पास E क्या आ जाएगा, लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, लेकिन यहाँ हम लैम्डा का यूज नहीं करेंगे क्योंकि आगे Q से Q कट जाएगा, जब हम C लिखेंगे ना Q ओवर B, तो वहां से Q से Q हमें कैंसिल करना है। ठीक है, और वैसे ये भी वैसे ही बिहेव कर रहा है, ये जो डायग्राम है ना ये भी वैसे ही बिहेव कर रही है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये बताना चाहती थी मैं आपको। चलिए आगे देखिए, let us find the potential difference that is minus b to a e dot dr, बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है ना, बाहर से b to a। ठीक है, तो चलिए ऐसे होता है ना, वर्क डन क्या होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A। पॉइंट B मतलब बाहर से अंदर की साइड, माइनस B टू A E डॉट dr। अब सिमिलरली देखिए रेडियस जो है वो भी बाहर की तरफ है, रेडियली रेडियस है, रेडियली होगी, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास कैसे है, ऐसे है, रेडियली आउटवर्ड। तो दोनों में एंगल क्या हो जाएगा इस बार 0 डिग्री। ठीक है, तो cos 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो E की वैल्यू पुट करेंगे, कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल लेंगे और 1 ओवर r पे लगाएंगे। और इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर r देखिए कैसी होती है, log इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर r dr, log एक्सपोनेंशियल log r। ये डायग्राम ये याद रखिएगा आप फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे हम वो वाला नहीं लगाएंगे x रेज टू पावर n dx का, नहीं यहाँ पे वो नहीं लगेगा। 1 ओवर r के लिए हम लिखते हैं log एक्सपोनेंशियल r। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log a माइनस log b। ठीक है, अब ये माइनस को हमने कंज्यूम करना है, तो log b माइनस log a करेंगे, तो यहाँ से जो माइनस आएगा तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हमने पढ़ा है, ठीक है, कि log m माइनस log n क्या होता है, log m ओवर n। तो हमने वही फॉर्मूला अपनाया यहाँ पे और लिख लिया q ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l log b ओवर a। तो देखिए पोटेंशियल की वैल्यू आ गई है। लेट अस फाइंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इज q ओवर v। सो q ओवर q से q कट जाएगा और ये वाली टर्म जो है वो ऊपर चली जाएगी, तो log e b ओवर a। अब एक्सपोनेंशियल लॉग को अगर आपने नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करना है तो इट विल बी 2.303 log 10। ठीक है, इस बार बेस क्या हो गया 10, यहाँ पे बेस था एक्सपोनेंशियल b ओवर a। तो ये कि ये वैल्यू हमारे पास आई है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। ठीक है, तो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी कर लिया है, हमने स्फेरिकल
कैपेसिटर भी कर लिया है और हमने सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी कर लिया है। अब चलिए देखिए कंक्लूजन निकाल देते हैं जो लास्ट वीडियो में हमने किया था और जो आज की वीडियो में हमने किया है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस थी दैट वाज एप्सिलॉन नॉट A by D, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, A क्या था, एरिया ऑफ द ईच प्लेट जो कि सेम था दोनों का, ठीक है, एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन दी टू प्लेट्स, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर में हमने कैपेसिटेंस निकाली है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BA ओवर B माइनस A, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास बड़े ही दो इंपॉर्टेंट स्पेशल केस थे कि इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्फेरिकल कैपेसिटर व्हेन B इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, मींस B को हम इन्फिनिटी पे ही मान लेते हैं, मान लीजिए, तो B माइनस A को हम अप्रोक्सीमेटली B लिख लेते हैं, ठीक है। तो B से B कैंसिल होकर हमारे पास जो आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर में कन्वर्ट हो जाएगा ये और वैल्यू निकलेगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, मीन दिस टाइप spherical capacitor like this isolated spherical capacitor, और ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, रेडियस, ठीक है। अब देखिए इसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कब, जब दोनों शेल्स का जो रेडियस है बहुत ज्यादा हो और B अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू A हो, तब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और लास्ट में हमने निकाला है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ओवर 2.303 log 10 बेस 10 है इसका, V ओवर वे, और किस पे डिपेंड करती है कैपेसिटेंस, लेंथ ऑफ द सिलेंडर पे, ठीक है, और इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो देखिए बच्चों ये था आज तक का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपसे मिलूंगी कैपेसिटेंस को लेके। नेक्स्ट वीडियो में हम कैपेसिटेंस की प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पीडीएफ नोट्स की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक जरूर करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।